हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी में आगे के क्रम में श्वसन का थोड़ा सा बचा हुआ भाग श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एयर इन ब्रीथिंग। तो इस श्वासोच्छ्वास क्रिया में जो वायु है उसका क्या संगठन है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं या विद्यमान होते हैं। तो जो अंदर ली गई एयर होती है, इनसाइड एयर, जो श्वास द्वारा अंदर हवा जाती है, एयर ली जाती है, उसमें बच्चों 79% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.3% CO2 होता है, 0.3% CO2 और 0.25% वाटर वाइपर, जल वाष्प। इसको क्या कहते हैं? जल वाष्प। इस तरह से अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प पाए जाते हैं। उसी तरह से आउटसाइड एयर, बाहर निकाली गई जो वायु होती है, श्वास के फलस्वरूप श्वास क्रिया में वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकाली गई वायु में जो है नाइट्रोजन 79% ही होता है। अब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, 17% बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन होता है और अंदर ली गई वायु में 21% नाइट्रोजन होता है। बच्चों, ये ध्यान देने योग्य बात है। और CO2 की यही मात्रा देखिए, अंदर ली गई वायु में नगण्य CO2 होती है 0.03%, जबकि बाहर निकाली गई वायु में 4% CO2 विद्यमान होती है। जल वाष्प 6.5%। जल वाष्प क्या होती है? 6.5%। अब एयर चैम्बर ऑफ लंग, फेफड़े के वायु कोशों में जो वायु भरी होती है, फेफड़े के वायु कोशों में जो वायु होती है, एयर चैम्बर ऑफ लंग में नाइट्रोजन तो 79% ही होता है, ऑक्सीजन उसमें 13.5% होता है। क्या होता है? 13.5% O2 होता है और CO2 5.8%। क्या? CO2 5.8% पाया जाता है और जल वाष्प में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 6.5%। इस तरह से श्वास की क्रिया में अंदर ली गई, बाहर निकाली गई वायु और फेफड़े में उपस्थित वायु में क्या क्या पाए जाते हैं उसको आप जान लिए। वास्तव में देखा जाए तो ब्रीथिंग में, श्वास की क्रिया में 400 मिलीलीटर जल पर डे, प्रतिदिन 400 मिलीलीटर जल जो है पर डे प्रतिदिन आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर से बाहर निकलता है। 400 मिलीलीटर जल जो है श्वास की क्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। नॉर्मली लंग चैम्बर, सामान्यतः फेफड़े के कोशों में, कक्षों में जो वायु भरी होती है 2300 मिलीलीटर एयर जो है 2300 मिलीलीटर वायु ऑल टाइम फिल हमेशा भरी रहती है। इस वायु में कोई कमी नहीं होती है। 2300 मिलीलीटर जो है एयर सदैव फेफड़े में भरी रहती है। इसके मान में कोई, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात फेफड़े कभी भी एयरलेस नहीं होते, वायु रहित नहीं होते। ये रहा श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन। नया टॉपिक एक बच्चों है, इसकी शुरुआत आज कर दी जाए। परिवहन, जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ी? परिवहन के द्वारा समस्त जीवधारियों के शरीर में भोज्य पदार्थों से लेकर उत्सर्जी पदार्थों से लेकर हार्मोन से लेकर गैसों से लेकर जल से लेकर हर पदार्थों का स्थानांतरण पूरे बॉडी में सेल टू सेल, कोशिका के द्वारा एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक होता रहता है। इसी को परिवहन की आवश्यकता कहते हैं। इसीलिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब परिवहन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको नॉर्मली समझ लीजिए। जो
शरीर के अंदर, किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर जो भी पदार्थ लिए जाते हैं, जो भी पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं, उन पदार्थों को प्रत्येक कोशिका, सभी कोशिका, ऑल सेल्स तक पहुंचाने, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने और उन कोशिकाओं में बने हुए फार्म CO2 और अमोनिया, उन कोशिकाओं में जो CO2 और अमोनिया बनते हैं उनको किसी निश्चित स्थान तक, फिक्स प्लेस तक बॉडी में पहुंचा देने की क्रिया ही परिवहन कहलाती है। अर्थात शरीर के अंदर जो भी पदार्थ प्रवेश करते हैं उन पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और उन कोशिकाओं में निर्मित CO2 और अमोनिया को शरीर के किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया ही ट्रांसपोर्ट या परिवहन कहलाती है। ये परिभाषा है। दूसरा, आगे के क्रम में हम लोग टाइप ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट्स, परिवहन के प्रकार, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? परिवहन के प्रकार पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से फ्लोइंग लिक्विड, हमारे शरीर में जो द्रव बहता है, द्रव के बहाव के आधार पर, फ्लोइंग लिक्विड के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल परिवहन तंत्र, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, जल परिवहन तंत्र। दूसरा होता है रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और तीसरा होता है लसिका परिवहन तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कल से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जल परिवहन तंत्र। तो बच्चों इतना लर्न करने और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। थैंक यू।